हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर गाइड। आज हम डिस्कस करेंगे ओविड एंड इनके लिखे मैग्नम ओपस मेटामॉर्फोसिस को। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ओविड के बारे में। ओविड का जन्म हुआ था इन 43 BCE। ओविड का पूरा नाम प्यूबिलियस ओविडियस नासो था। ओविड वर्जिल एंड होरेस के यंगर कंटेम्प्रेरी थे। ओविड ने अपने लाइफ टाइम में विटी एंड सफिस्टिकेटेड लव पोएम्स लिखी, सच एज हीरोइडस, जिसमें वो क्लासिकल लिटरेचर की फेमस फीमेल कैरेक्टर ओडिसियस इन लैटिन, यूलिसिस की वाइफ पनेलोपी को अपने हस्बैंड्स एंड लवर्स को लेटर्स लिखते हुए इमेजिन करता है। सेकंड इज़ आर्स एमेटोरिया, द आर्ट ऑफ लव। साइंटिफिक डायडेक्टिक वर्क है ये, जिसमें बताया है हाउ टू फाइंड एंड कीप अ लवर। इसे ह्यूमरस एंड सटायरिकल वे में लिखा गया है। थर्ड इज़ रिमेडिया एमोरस, रेमेडीज़ फॉर लव। ओविड ने अपने लाइफ टाइम में 3 शादियां की। ओविड 8th CE में मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट करने ही वाले थे कि उस टाइम के रोमन रूलर ऑगस्टस ने ओविड को एग्जाइल दे दिया। इसका रीज़न ओविड ने बताया कि शायद उसकी सेंशुअस पोइट्री उसके एग्जाइल का रीज़न होगी। बट एक थियोरी ये भी है दैट ओविड ने ऑगस्टस के किसी नियर वन को सिड्यूस किया था, इस वजह से ओविड को एग्जाइल मिला। माना ये भी जाता है कि ऑगस्टस को लगता था कि ओविड डिसलॉयल है, बट कोई भी रीज़न हो, ओविड की बुक्स को रोम की लाइब्रेरीज से बैन कर दिया गया था। ओविड ने एम्परर ऑगस्टस से अपोलोजाइज भी किया, बट ऑगस्टस ने उसे सिटी ऑफ टॉमस जाने एंड बाकी लाइफ टाइम वहीं रहने का फैसला सुना दिया। एग्जाइल के बाद भी ओविड ने लिखना जारी रखा, बट अब बुक्स के टाइटल चेंज हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल ट्रिस्टिया, विच मीन्स सैडनेस, इसे ओविड ने रोम की याद में लिखा था। एग्जाइल के अराउंड 9 साल बाद ओविड की डेथ हो गई। मेटामॉर्फोसिस को ओविड का दी मोस्ट फेमस वर्क माना जाता है। लैटिन एपिक मेटामॉर्फोसिस की टोटल 15 बुक्स हैं एंड इन 15 बुक्स में 250 मिथ्स हैं। मिथ फोकलोर मीन्स लोक साहित्य का एक जॉनरा है, जिसमें प्राइमरली वो नैरेटिव्स या कहानियाँ इंक्लूड की जाती हैं जो सोसाइटी में फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं। मिथ के लिटरल मीनिंग की अगर बात करें तो इसका मीनिंग होता है बिलीफ दैट इज़ नॉट ट्रू। ओविड ने मेटामॉर्फोसिस में वर्ल्ड क्रिएशन से लेकर जूलियस सीजर तक लिखा है। ओविड ने जूलियस सीजर का डेइफिकेशन मीन्स जूलियस सीजर को गॉड के इक्वल माना है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क्स इन वेस्टर्न कल्चर। ओविड के मेटामॉर्फोसिस ने चौसर, शेक्सपियर, डांटे एंड मिल्टन जैसे ऑथर्स को इंस्पायर किया। मेटामॉर्फोसिस को बहुत से राइटर्स ने लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, बट फर्स्ट टाइम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था विलियम कैक्सटन ने इन 1480। इस पोएम में ऑलमोस्ट लिटरेचर के सभी जॉनरास की थीम्स एंड टोन्स हमें मिलती हैं, रेंजिंग फ्रॉम एपिक एंड एलेजी टू ट्रेजेडी एंड पेस्टोरल। मेटामॉर्फोसिस वर्ड का मीनिंग होता है ट्रांसफॉर्मेशन। मेटामॉर्फोसिस को डेक्टाइलिक हेक्सामीटर में कंपोज किया गया है। ओविड ने मेटामॉर्फोसिस में प्रीवियस ग्रीक एंड रोमन एपिक पोएम्स से इंस्पिरेशन ली है या इन्हें डायरेक्टली अपने एपिक में इंक्लूड किया है। फॉर एग्जांपल होमर का दी इलियड, जिसमें एक्विलस पर फोकस किया गया है, एंड दी ओडिसी, जिसमें ओडिसियस इन लैटिन यूलिसिस की होम जर्नी को डिस्क्राइब किया गया है। इसके अलावा रोमन पोइट वर्जिल की एपिक पोएम दी एनियड से भी ओविड का वर्क इन्फ्लुएंस्ड है। इन तीनों एपिक पोएम्स मीन्स द इलियड, द ओडिसी एंड द एनियड की समरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। द मेटामॉर्फोसिस में जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि 250 मिथ्स हैं एंड इन मिथ्स की थीम्स मेटामॉर्फोसिस मीन ट्रांसफॉर्मेशन है। इस वजह से मेटामॉर्फोसिस का कोई सेंट्रल हीरो नहीं है। इनफैक्ट इतने मिथ्स एंड में डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जिन्हें याद रखना भी काफ़ी मुश्किल काम है, और इनमें भी हंटिंग हो रही है या फिर उन वॉरियर्स की स्टोरी है जो लड़ाई झगड़े में मारे गए। काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें कैरेक्टर्स कभी ट्री बन रहे हैं तो कभी बर्ड्स या कभी एनिमल्स, एंड इन इंसिडेंट्स को काफ़ी डिटेल से पोइटिकली डिस्क्राइब किया गया है। सो ओविड का मेटामॉर्फोसिस कोई हीरोइक आइडियल नहीं है, इसमें गॉड्स को फुलिश एंड टेम्परामेंटल शो किया गया है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बुक 1 की समरी। सो बुक 1 स्टार्ट होती है एक प्रोलॉग से, जिसमें ओविड बताता है दैट वो ट्रांसफॉर्मेशंस मींस मेटामॉर्फोसिस के बारे में लिखेगा, एंड हर एपिक की स्टार्टिंग में गॉड्स को इन्वोक किया जाता है। तो यहाँ भी ओविड कहता है दैट वो एक ऐसे पोएम लिखने जा रहा है जिसमें क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड से लेकर प्रेजेंट डे तक की हिस्ट्री होगी।
इस ह्यूज टास्क में वो गॉड्स से हेल्प के लिए प्रे करता है। एपिक पोएम स्टार्ट होती है एंड सबसे पहले ओविड अर्थ के एग्जिस्ट होने से पहले यूनिवर्स कैसा था इस बारे में एक्सप्लेन करता है। ओविड बताता है दैट अर्थ के क्रिएशन से पहले यूनिवर्स एक फेस था जिसका नाम केओस था। इस फेस के और कोई पार्ट्स नहीं थे एंड ये एक जंबल था कई इनकम्पैटिबल एलिमेंट्स का। टाइटन गॉड मीन्स सन एंड फीबी मीन्स मून एंड एम्फीट्राइट मीन्स ओशन ये भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। केओस में लैंड मीन्स फेस में लैंड सी स्काई सब प्रेजेंट थे बट इन एलिमेंट्स की कोई शेप नहीं थी। फिर एक दिन गॉड ऑफ नेचर ने तीनों एलिमेंट्स को ऑर्डर में सेट किया। फायर जो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट था उसे हेवन ले जाया गया। एयर द हैवीएस्ट एलिमेंट को हेवन एंड अर्थ के बीच सेटल किया गया। इसके बाद गॉड ऑफ नेचर ने अर्थ को एक स्फीयर की शेप दी जिससे ये एक बैलेंस में टंगी रहे। फिर स्प्रिंग्स को ओशंस एंड रिवर्स को लैंड में ऐड किया गया। इसके बाद प्लेन्स वैलीज माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट्स बनाए गए। गॉड ने अर्थ के सरफेस पर टोटल 5 जोन बनाए। फर्स्ट सेंट्रल जोन जो कि रहने के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत हीट वाला एरिया था। टॉप एंड बॉटम स्नो जोन बनाए गए एंड इन हॉट एंड कोल्ड जोन्स के बीच में लिवेबल जोन्स बनाए गए जो 2 थे जहां हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर का ब्लेंड था। इस जोन में गॉड ने एयर में मिस्ट विंड्स एंड थंडर को इंक्लूड किया। इसके बाद गॉड ने यूनिवर्स को क्रिएचर्स से भर दिया। सी को फिश से, लैंड को एनिमल्स से एंड एयर को बर्ड्स से। बट गॉड ऑफ नेचर को लगा कि अभी वर्ल्ड को एक होलियर क्रिएचर की भी ज़रूरत है जो उनकी वर्शिप करे। इसलिए नेचर ने ह्यूमन को बनाया। मैन को क्रिएट करने के 2 रीज़न ओविड ने बताए थे। फर्स्ट दैट क्रिएटर मीन्स गॉड ये होप में थे दैट यूनिवर्स को बेटर बनाया जाएगा। इसके बाद ओविड टाइटन गॉड प्रोमीथियस के भी क्ले से ह्यूमन को बनाए जाने के बारे में बात करते हैं। मीन्स उन्होंने थियोरीज दी हैं कि ह्यूमन को कैसे बनाया गया होगा। आगे ओविड कहते हैं कि एनिमल्स 4 पैरों पर चलते हैं और नीचे की तरफ देखते हैं बट मैन 2 पैरों पर चलता है और ऊपर स्काई की तरफ देखता है। सो लास्ट में ओविड बताते हैं कि इस तरह से डर्ट से मैन को बनाया गया। मीन्स डर्ट मेटामॉर्फोस्ड इनटू मैन। आगे ओविड बताते हैं कि इसके अलावा ह्यूमन क्रिएशन की स्टोरी एक और भी है। गाया मीन्स अर्थ एंड स्काई गॉड यूरेनस ने शादी की एंड इनके बहुत से बच्चे हुए। हेक्टन काइरस साइक्लॉप्स एंड टाइटन्स थे। कुछ को जायंट्स कहा गया। एक दिन इन जायंट्स ने मिलकर अर्थ से हेवन तक सीढ़ियाँ बना दी। इस वजह से किंग ऑफ ऑल गॉड्स जुपिटर जिन्हें ग्रीक माइथोलॉजी में ज्यूस कहा जाता है ने थंडर से जायंट्स को क्रश कर दिया। मदर अर्थ अपनी क्रिएशन को बचाना चाहती थी इसलिए जायंट्स के ब्लड को उसने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। बट फिर भी ये ह्यूमंस क्रूअल एंड ग्रीडी थे। ग्रीक माइथोलॉजी में ज्यूस को लैटिन में जुपिटर एंड ओविड ने अपने इस बुक में जॉव के नाम से भी एड्रेस किया है। अब तक हमने जाना कि ह्यूमंस कैसे बने। तो इसी में आगे बढ़ते हुए ओविड बताते हैं कि लाइकेन नाम का एक किंग था जो बहुत ही करप्ट था। ये खुद को गॉड्स से ऊपर मानता था। लाइकेन का बिहेवियर किंग ऑफ ऑल गॉड्स जॉव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मीन्स जुपिटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया एंड बाकी गॉड्स के साथ मिलकर लाइकेन को मारने का डिसाइड किया जाता है। गॉड्स के अटैक से डर कर लाइकेन डर कर भाग जाता है और ख़ुद को एक वुल्फ में कन्वर्ट कर लेता है। बट इतना सब होने के बाद भी लाइकेन जॉव की सुपीरियॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करता। लाइकेन की इस हरकत से जॉव और ज़्यादा एंग्री होता है और वो एंटायर ह्यूमन रेस को ही डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड कर लेता है। मोस्ट ऑफ द गॉड्स एग्री हो जाते हैं बट कुछ इस पर अग्री नहीं करते। जॉव कहता है कि ये ह्यूमन रेस पूरी तरीके से करप्ट हो चुकी है इसलिए इसे ख़त्म करना ही सही ऑप्शन होगा। इसके बाद वो एक नई ह्यूमन रेस बनाएंगे जो एग्जिस्टिंग ह्यूमंस से बेटर होगी। जुपिटर मीन्स जॉव या ज्यूस खुद की पावर्स मीन्स थंडर से फ्लड ला करके पूरी ह्यूमन रेस को ख़त्म करने का डिसाइड करता है और अपने भाई नेपच्यून सी गॉड को अर्थ को पूरे तरीके से कवर करने का कहता है। नेपच्यून यही करता है और बारिश से पूरी अर्थ पर फैल जाता है। इससे बर्ड्स एनिमल्स ह्यूमंस सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं।
ये इवेंट इतना डेंजरस था कि ओनली माउंटेन्स की पीक्स ही देखी जा सकती थी, बाकी अर्थ पूरी तरह से फ्लड से कवर हो चुकी थी। बट इतने डिस्ट्रक्शन के बाद भी अ काइंड एंड जस्ट मैन, ड्यूक एलियन एंड उसकी वाइफ पायरा अपनी बोट से माउंटेन पार्नसस पर पहुंच जाते हैं। माउंटेन पार्नसस की हाइट स्टार्स तक थी एंड पूरी अर्थ पर इस माउंटेन पर ही थोड़ी सी ज़मीन बाकी थी जो फ्लड से बची हुई थी। गॉड जुपिटर ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि इस फ्लड में ये दो लोग जो सरवाइव कर पाए हैं दोनों ही पूरे तरीके से सिन या फिर इविल से बिल्कुल फ्री हैं। इसके बाद जुपिटर अर्थ पर ट्राइटन डेमी गॉड ऑफ सी को भेजकर अर्थ पर फिर से फॉरेस्ट्स को रीअपीयर करवाते हैं। ड्यूक एलियन एंड पायरा बच तो गए थे बट दुखी थे क्योंकि अर्थ पर उनके अलावा और कोई नहीं था। ये दोनों गॉडेस थेमिस से प्रे करते हैं एंड थेमिस पायरा से उसकी मदर की बोन्स को फेंकने के लिए कहती हैं। पायरा इस पर खुश तो नहीं होती बट थेमिस का कहा फॉलो करती हैं। बोन्स को स्कैटर करने के बाद ये बोन्स ह्यूमंस की शेप ले लेती हैं एंड ये ह्यूमंस हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट थे। इसके बाद थेमिस ने एनिमल्स को भी क्रिएट किया। इन एनिमल्स में सबसे डेंजरस पाइथन था। इस पाइथन को गॉड ऑफ सन मींस अपोलो ने हंटिंग में मार दिया एंड अपनी इस विक्ट्री की खुशी में पिथियन गेम्स एस्टैब्लिश की या पाइथियन गेम्स एस्टैब्लिश की। अपोलो की पाइथन पर इस विक्ट्री से क्यूपिड गॉड ऑफ लव को बहुत जेलसी हो रही थी। वो अपने बॉ से अपोलो पर लव स्पेल कर देता है। इस एरो में पैशन, लव एंड डिज़ायर थे। सेकंड एरो क्यूपिड इसके ऑपोजिट हिट करता है डेफ्नी को, जो रिवर पेनियस की डॉटर थी। इस स्पेल से एक तरफ तो अपोलो को डेफ्नी से प्यार हो जाता है और वो डेफ्नी को प्रपोज करने के लिए जाता है, लेकिन अभी ये जो एरो लगा डेफ्नी को वो बिल्कुल ऑपोजिट था। डेफ्नी प्यार से भागने लगी थी, वो डिसाइड करती है कि वो शादी कभी करेगी ही नहीं। अपोलो डेफ्नी को बताता है दैट वो किंग ऑफ ऑल गॉड्स जुपिटर का बेटा है और वो डेफ्नी से शादी करना चाहता है, ना कि उसे सिड्यूस करना चाहता है। मगर इसके ऑपोजिट स्पेल में फंसी डेफ्नी अपोलो से दूर भागती है एंड अपने फादर पेनियस से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे एक ट्री में ट्रांसफॉर्म कर दे। डेफ्नी ट्री बन जाती है बट अपोलो उसे ट्री बने हुए भी एम्ब्रेस करने के लिए पहुंच जाता है। नेक्स्ट सीन में सभी रिवर निम्स डेफ्नी की ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए वहां पहुंचती हैं एक्सेप्ट इनाकस, जो अपनी डॉटर आयो के मिसिंग होने पर परेशान था। इसके बाद हमें आयो की मिसिंग होने की स्टोरी के बारे में बताया जाता है। एक दिन आयो को जुपिटर मीन्स किंग ऑफ ऑल गॉड्स देख लेता है एंड फॉल्स इन लव विथ हर और आयो को फिजिकली असॉल्ट करता है। जुपिटर की वाइफ जूनो नोटिस कर लेती हैं कि जुपिटर उस पर चीट कर रहा है, सो वो भी अर्थ पर आती हैं ताकि वो जुपिटर को गलती करते पकड़ सकें। बट जूनो के अर्थ पर पहुंचने से पहले ही जुपिटर आयो को ब्यूटीफुल वाइट काऊ में ट्रांसफॉर्म कर देता है। काऊ को देखकर जूनो गेस कर लेती हैं कि ये जुपिटर की मिस्ट्रेस हैं, इसलिए वो थाउजेंड्स आइज गॉड आर्गस को आयो पर नज़र रखने के लिए कहती हैं। आयो को आर्गस से फ्री करवाने के लिए जुपिटर अपने सन मरकरी को भेजता है। मरकरी अपने स्पेल से आर्गस को गहरी नींद में सुलाने का ट्राई करता है बट आर्गस इस बात से अनजान आर्गस मरकरी से ही रिक्वेस्ट करता है कि अभी उसे नींद आ रही है तो वो उसे कोई स्टोरी सुनाए जिससे वो नींद को अवॉइड कर सके। सो मरकरी उसे कहानी सुनाना स्टार्ट करता है, मीन्स वेट करने लगता है कि उसे नींद कब आए, और बताता है कि माउंटेन्स में एक ब्यूटीफुल निम्फ सिरिंग्स रहा करती थी। वो गॉडेस ऑफ चेस्टिटी डायना की फॉलोअर थी। एक दिन पेन द गॉड ऑफ शेफर्ड्स एंड फ्लॉक्स उसे देखता है एंड उसे अप्रोच करता है। दोनों की बातचीत शुरू होती है। मरकरी ने इतनी ही स्टोरी एक्सप्लेन करी थी कि आर्गस को नींद आ गई। मरकरी सोए हुए आर्गस को मार देता है। ये देखकर जूनो को गुस्सा आता है और वो आयो को डराने के लिए एक डीमन को उसके पीछे लगा देती है। आयो बेचारी अब इस डीमन से बचने के लिए जगह जगह भटकने लगती है। एक दिन थक कर आयो नाइल रिवर के किनारे रोने लगती है। आयो को यूँ रोता देख जुपिटर जूनो से अपोलोजाइज करता है और आयो की पनिशमेंट ख़त्म करने को कहता है। जूनो आयो को फिर से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म कर देती है एंड आयो को आज एज अ गॉडेस वर्शिप किया जाता है। आयो एंड जुपिटर का एक बेटा होता है एपिफस। ये जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है तो साथ ही पढ़ने वाले फेथॉन को बुली करता है
और उससे पूछता है कि अपने फादर की कोई निशानी लेकर आओ, क्योंकि फ़ैथोन सबको कहता था कि वो सन गॉड अपोलो का बेटा है। एपिफस उसे झूठा कहकर बार बार बुली किया करता था, तंग किया करता था और इसका प्रूफ लाने के लिए उसको ट्रिगर किया करता था। सो फ़ैथोन एक दिन अपनी मदर क्लाइमिनी के पास जाता है और कोई साइन देने को कहता है। इस पर क्लाइमिनी सन को पॉइंट करते हुए कहती है कि अगर मैं झूठ कह रही हूँ तो सन मुझे कभी भी सनलाइट में ना रखे। क्लाइमिनी फिर फ़ैथोन को अपोलो से मिलने के लिए भेजती है। फ़ैथोन भी अपने फादर से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था और इसी के साथ बुक 1 ख़त्म होती है। मेटामॉर्फोसिस की थीम्स हैं। मेटामॉर्फोसिस मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। मेटामॉर्फोसिस सिंगुलर है एंड मेटामॉर्फोसिस प्लूरल है। ह्यूमैनिटी वर्सेस नेचर, लव एंड डिस्ट्रक्शन, गॉड्स एंड ह्यूमंस, टाइम, फेट एंड पोइट्री। आई होप आपको बुक 1 की ये ब्रीफ समरी अच्छे से समझ आ गई होगी। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी कम्युनिटी और ग्रो कर सके। बुक 2 की समरी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।